नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक मिलिंद पवार फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। हमने पहले वीडियो में जो हमारी कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की जो पहली पद्य भाग की कविता है, त्रिलोचन शास्त्री जी की नवनिर्माण, इस कविता का अध्ययन करने की शुरुआत की थी। तो पहले वीडियो में हमने जो नवनिर्माण ये चतुष्पदी है, इस चतुष्पदी के जो पहली दो चतुष्पदियाँ है उसका अध्ययन किया था। तो आज हम इस कविता की जो आगे की चतुष्पदियाँ है उन चतुष्पदी का आज अध्ययन करेंगे। सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। इस सत्य को हम झुठला नहीं सकते। कवि कहते हैं कि यह सत्य है कि जीवन की राह में, जीवन के सफर में अंधेरा है, अर्थात जीवन पथ क्या है, संघर्ष से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, अड़चनों से भरा हुआ है। जीवन पथ पर अनेक समस्याएं हमारे सामने बाधा या रुकावट बनकर आती है, पर हमें उन समस्याओं से हताश और निराश नहीं होना है, बल्कि उन समस्याओं का हमें डटकर सामना करना है। हमें काम भी क्या है, जिम्मेदारी को पूरा करना है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए सदैव आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। जीवन पथ कोई अंधेरे अर्थात कठिनाइयों का सामना साहस के साथ करना है। कठिनाइयों से डर से, कठिनाइयों के डर से हार नहीं माननी है। यहाँ पर कवि का आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है कि यहाँ पर मुझे एक गजल याद आती है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटों का वन, जहाँ हो कंटों का वन, वहाँ सुमन मांगा नहीं करते, वहाँ सुमन मांगा नहीं करते। अर्थात हर किसी के मार्ग में संकट होते हैं। जो इन संकटों का मुकाबला करता है वही इतिहास बनाता है। जो संकटों से लड़कर विजय प्राप्त करता है वही सिकंदर कहलाता है। ठीक है, प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। तो चलो अगली चतुष्पदी की ओर जाते। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वो है पीड़ित को बचाने के लिए, वो है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल का प्रयोग समाज के उत्थान करने के लिए ही श्रेयस्कर है। कवि कहते हैं कि ताकतवर या शक्तिशाली मनुष्य को अपने बल या शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को सताने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं करना है, बल्कि दुखी, त्रस्त, पीड़ित, अन्याय इन लोगों की सहायता के लिए उस बल का प्रयोग करना चाहिए, उसे तत्पर रहना चाहिए। असहायों व पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए, उन्हें बचाने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। कवि कहते हैं जो ताकतवान है
जिन्हें बल मिला हुआ है, जो सामर्थ्यवान है, उन्हें असहायों और दीन दुखियों का सहायक अर्थात सहारा, उनकी ताकत बनना है। ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर लोगों को सदैव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि समाज में कोई भी दुखी न रहे, किसी के भी साथ अन्याय न होने पाए। यहाँ पर कवि का समाजवादी समानतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है कि देखो कि बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। बल बल मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, सत्ता, संपत्ति, शक्ति, सामर्थ्य, जो अलग अलग चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों का बल यहाँ पर कहा गया है। ये सारे बल जो है, इन सारे बलों का उपयोग किसके लिए करना है? दूसरों की सहायता करने के लिए। जो दीन दुखी है उनको बचाने के लिए इस बल का आप इस्तेमाल करो, ऐसा समाजवादी समानतावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का हमें दर्शाते हैं। चलो अगली चतुष्पदी की ओर जाते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पद के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। कि देखो प्रस्तुत पंक्ति में मंजिल का रास्ता कठिन होता है, परंतु जिसे अपनी मंजिल का पता होता है वो सफलता प्राप्त करता है, ऐसा कवि कहते हैं। जिस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य पता होता है, जिसे अपनी मंजिल अर्थात लक्ष्य का ज्ञान और ध्यान होता है, वो मंजिल तक पहुंचने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। वो जीवन पथ पर अर्थात मंजिल की राह में आने वाली सभी कठिनाइयों, मुसीबतों, संकटों व समस्याओं का सामना करता है। इस समय मुझे एक कविता याद आती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होते, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो सामना करते, जो संघर्ष करते, उन्हें मंजिल तो मिल ही जाती है, वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक दिन सफलता के शिखर पर वो विराजमान हो जाते हैं। ऐसे संघर्ष करने वाले साहसी व्यक्तियों की उपलब्धियों के बारे में इतिहास बताया जाता है। इनका गौरव की चर्चा या वर्णन इतिहास में मिलता है। इसके लिए हम हिमा दास का उदाहरण ले सकते हैं। जिस हिमा दास को पहनने के लिए जूते और चप्पल नहीं थी, वही हिमा दास आज भारत के लिए गोल्ड मेडल जितवाती है। आज हिमा दास की ये जो संघर्ष की यात्रा है, वो हमें एक दृष्टांत के तौर पर दिए जाते हैं। हमारा लक्ष्य यदि हमें पता हो तो उस मार्ग पर जितने भी संकट आए, पर एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ जाते हैं और इतिहास बन जाता है, और वही हमें एक संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, ऐसा प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। चलो अगली पंक्तियों की ओर जाते हैं। प्रीति की राह पर चले जाओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वो तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ, गीति की राह पर चले आओ। कि कवि समाज में समानता और मानवता को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हमें प्रेम और नीति के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा कवि
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं। कवि कहते आपसी मतभेद वैमनस्य को बुलाकर प्रेम के मार्ग का अनुसरण करो और उसी पर नेकी के साथ अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इस पर सभी का अधिकार है, इसलिए सभी को प्रेम से साथ में लेकर नेकी के राह पर चलना चाहिए। आपस में मिलजुल कर आपसी प्रेम बनाए रखने व मिलजुल कर जीवन जीने में अनोखा आनंद है। इसी आनंद को पाने के लिए कवि गीति की राह पर चलने के लिए कहते हैं। कवि कहते हैं जो सच्चाई का मार्ग है, जो नीति का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, वही मार्ग अपनाए, उस पर ही आप चलो। प्रीति यानी प्रेम, नीति यानी नैतिकता। प्रीति और नीति, प्रेम और नैतिकता, यही मार्ग अच्छे है और इसे ही हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ऐसा प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि हमें बताते हैं। चलो अगली चतुष्पदी की ओर जाते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेके कांटों का ताज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। स्त्री पुरुष समानता एक समाज के लिए अनिवार्य है। कवि कहते हैं कि आज समाज में परिवर्तन हो गया है, समाज में बदलाव आया है। अब नर और नारी अर्थात पुरुष और महिला एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जीवन में चुनौतियों का सामना नर और नारी मिलकर करेंगे। संघर्ष करते हुए कांटों का ताज धारण करेंगे, अर्थात विषम परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करेंगे। दोनों साथी है, दोनों क्या है, मित्र है, जीवन साथी है। साथ मिलकर जीवन जीने का वचन दिया है और उसका निर्वाह भी करेंगे। समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। बेशक आज के स्त्री पुरुष अपने उत्तरदायित्व को समझ गए हैं, अब वे मिलकर नए समाज की रचना करेंगे। ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें स्त्री पुरुष को समान अधिकार होगा। यहाँ पर समाज के उत्थान हेतु कवि समता और समाजवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। मानवता का पुनर्निर्माण करना है तो आप नर और नारी को मतलब स्त्री और पुरुष को साथ मिलकर काम करना है। वो दोनों साथ चलने वाले मित्र हैं, वही समाज का क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ऐसे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बताते हैं। चलो अगले अंतिम चतुष्पदी की ओर जाते हैं। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था, यो अतीत का गीत भी अच्छा था। मनुष्य का स्वभाव ही है कि उसे बीते हुए कल का गुणगान करना अच्छा लगता है। कवि कहते संघर्ष करते समय मनुष्य हमेशा अपने अतीत के बारे में चर्चा करता है। मनुष्य को अतीत का जीवन अर्थात अपने पूर्वजों का जीवन अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि पूर्वजों का जीवन उनके अपेक्षा कम संघर्षमय था, उनका जीवन सुखमय था, उनकी अपेक्षा कम मेहनत करना पड़ता था। बेशक दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जाती है। जीवन पथ के साथी भी अच्छे थे जो बेखूबी साथ निभाते थे। उनके बीच
सामंजस्य था, प्रेम था, एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भाव था। बेशक वर्तमान में जिसका अभाव या कमी है, फिर भी वर्तमान की उपलब्धियां भी गौरव से भरी है, जिसका गीत भविष्य गाएगा, अर्थात जिसकी चर्चा आने वाली पीढ़ी के लोग करेंगे। हमें जीवन में किए गए कर्तव्यों का सम्मान देने चाहिए और अपने पूर्वजों को भी सम्मान देना चाहिए। अतः कवि कहते हैं, अतीत अर्थात पूर्वजों का जीवन भी अच्छा था, उन्हें समाज के उत्थान हेतु संघर्ष किया, अपना योगदान दिया, ठीक उसी तरह से दिया जैसे हमने आज वर्तमान समाज में दिया। आपको लगता है वर्तमान बहुत सारी समस्या है, अतीत में नहीं थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अर्थात वर्तमान की मेहनत हमारा भविष्य उज्जवल करेंगी। मतलब कि हमें हमारे पूर्वजों का भी सम्मान करना चाहिए और हमें अपने कार्य को ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा जो भविष्य है उस भविष्य में हमारा वर्णन किया जाएगा, कि हमारी भी गौरव किया जाएगा। इस तरह नवनिर्माण इस कविता में कवि हमें संघर्ष करना चाहिए। जीवन में जो बुराइयां है, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वो हमें नष्ट करना चाहिए और पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। हमारे बल का उपयोग नए भारत के नवनिर्माण में करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आज इस प्रकार हमने नवनिर्माण इस कविता का अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आपको यह कविता पूरी तरह समझ में आ जाएगी और इसे पसंद भी करेंगे। धन्यवाद।